कुछ दिन पहले डी चौक इस्लामाबाद में पीटीआई प्रोटेस्टर्स और अदारे आमने सामने हुए। At least 6 people have reportedly been killed after supporters of former Pakistan Prime Minister Imran Khan. They're using live assault rifles. These are Kalashnikov, AK-47. They're using, as you can hear that. डी चौक के हादसे के बाद इंटरनेट पर बहुत से लोग पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया वाकई में एक जैसे हैं। नॉर्थ कोरिया में बहुत जालिम डिक्टेटरशिप है। मैं इस वीडियो में वहाँ के डेली लाइफ के बारे में बताऊंगा और आप लोग उसको पाकिस्तान से कंपेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं नॉर्थ कोरिया की कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को रात को पढ़ना या टीवी देखना अलाउ नहीं होता। लोग शाम 7 बजे सोने चले जाते हैं। इस कंट्री में गवर्नमेंट सिर्फ ऐसे काम करती है जिससे किम फैमिली को और ताकतवर बनाया जा सके। नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट आवाम की पर्सनल लाइफ को 100% कंट्रोल करती है। कोई शख्स कहां पर काम करेगा, कहां पर रहेगा या कहां पर पढ़ेगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। टीवी और इंटरनेट को भी टोटली कंट्रोल किया जाता है। इवन लोगों का हेयर स्टाइल और फैशन भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं। पाकिस्तान में मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल किया जाता है, मगर नॉर्थ कोरिया की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेटरशिप के बावजूद नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हर सीट पर रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है और अगर कोई आदमी इसके खिलाफ वोट डाले तो उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोग इस सिस्टम को पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी हर बार इलेक्शंस को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगता है। जो पार्टी हार जाती है वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती है कि उन्होंने इलेक्शन चोरी से जीता है या उस पार्टी को किसी की सपोर्ट थी। इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी इसका इलेक्शन चोरी करना है। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम नॉर्थ कोरिया के जैसा है? और इसके बाद काले डाले को भी नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट पुलिस से कंपेयर किया जाता है। सीक्रेट पुलिस नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी पुलिस है जो कि हर शख्स की जासूसी करती है। अगर कोई शख्स हुकूमत के खिलाफ बोलता है या कोई ऐसा काम करता है जिसको हुकूमत खिलाफ वर्जी समझती है तो उस शख्स को घर से उठा लिया जाता है और सख्त से सख्त सजा दी जाती है और बाज़ दफ़ा उसे पागल करार दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में तमाम तर फैशंस और हेयर स्टाइल को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ पर हेयर स्टाइल की कुछ टाइप्स गवर्नमेंट ने अप्रूव की हुई है। हर शख्स बस उस अप्रूव लिस्ट में से कोई एक हेयर स्टाइल चूज़ कर सकता है और जैसा हेयर स्टाइल इनके डिक्टेटर किम का है वैसा किसी को भी अलाउड नहीं है। अब ऐसा कुछ तो पाकिस्तान में नहीं होता। हालांकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, अगर चाहे तो इस्लामिक रूल्स के मुताबिक बोल्ड फैशंस को बैन कर सकता है, मगर पाकिस्तान में इन मामलात में किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। नॉर्थ कोरिया में हर वो फैशन बैन है जो वेस्टर्न कल्चर जैसा है। इवन ब्रांडेड कपड़ों पर भी पाबंदी है। इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए नॉर्थ कोरिया के पास फैशन पुलिस है और ये मजाक नहीं है। फैशन पुलिस एजेंट्स हर जगह मौजूद होते हैं और निगरानी करते हैं। अगर कोई रूल्स को तोड़े तो उसके कपड़ों को फाड़ दिया जाता है और कोऑपरेट ना करने की सूरत में जेल भी हो सकती है और सख्त से सख्त सजा। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि हम फैशंस को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि लोग दूसरी कंट्रीज से इंस्पायर होकर उनको अपनी कंट्री से बेहतर ना समझने लगे। अब जैसे पाकिस्तान के लोग यूरोप और अमेरिका को पसंद करते हैं, नॉर्थ कोरिया में लोगों पर डोमेस्टिक ट्रैवल पर भी पाबंदी है। अगर कोई शख्स एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना चाहे तो उसको कोई वैलिड रीज़न बताना होगा, जिसके बाद उसे हो सकता है कि परमिशन मिल जाए। मुल्क से बाहर जाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और परमिशन के बगैर अगर कोई मुल्क से बाहर जाने की कोशिश भी करे उसे सजाए मौत तक की सज़ा हो सकती है। पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रैवल पर कोई पाबंदी नहीं और मुल्क से बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब तो दुबई का विजिट वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाता है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई शख्स कोई गलती करता है तो उसके पूरे खानदान को सजा मिलती है। अगर इंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई इंटरनेशनल फिल्म रिलीज नहीं होती। वहाँ के टीवी पर सिर्फ गवर्नमेंट चैनल्स आते हैं जिन पर गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा ही दिखाया जाता है। फॉरेन शोज और मूवीज देखने पर भी पाबंदी है। 2022 में एक लड़के को साउथ कोरियन मूवीज देखने और शेयर करने के जुर्म में सरेआम गोली मार दी गई। इसके बावजूद लोग छुपकर साउथ कोरियन मूवीज देखने की पूरी कोशिश करते हैं। पहले लोग स्मगल डीवीडीज को खरीद कर मूवीज देखते थे, लेकिन गवर्नमेंट इनको पकड़ लेती थी।
क्योंकि पुलिस को किसी एरिया पर शक होता था तो वो उस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देते और डीवीडी प्लेयर में ही रह जाती और वो लोगों की घर की तलाशी लेकर पकड़ लेते। फिर लोग यूएसबी का यूज़ करने लगे जो कि छुपाना आसान है। यहाँ पर इंटरनेट बहुत लिमिटेड होता है। इंटरनेट यूज़ करते हुए दो लोगों के दरमियान एक लाइब्रेरियन मौजूद रहता है जो कि कुछ देर बाद चेक करता रहता है कि इंटरनेट पर क्या सर्च हो रहा है। हर 5 मिनट बाद स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और लाइब्रेरियन के फिंगरप्रिंट के साथ ही खुलती है। एक शख्स एक परमिशन पर सिर्फ 1 घंटा इंटरनेट चला सकता है। पाकिस्तान में कभी कभी इंटरनेट को किसी वजह से बंद कर दिया जाता है और कुछ सोशल मीडिया ऐप्स बैन हैं जिनको लोग वीपीएन की मदद से यूज़ करते हैं। आजकल तो इंटरनेट के थोड़े ज़्यादा इश्यूज हैं पर ऐसा हमेशा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया में स्मार्टफोन्स टोटली कंट्रोल्ड होते हैं। अगर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद एक ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। इन स्मार्टफोन्स में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट चलता है। अगर रिलीजन की बात की जाए, रिलीजन के मामले में नॉर्थ कोरिया एक एथियस्ट कंट्री है। लोगों को कोई रिलीजन रखने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई शख्स कोई रिलीजियस काम करे तो इसकी सज़ा भी मौत है। वहाँ के लोग अब नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की पूजा करते हैं। पूरे मुल्क में और हर घर में इनके लीडर्स की मूर्तियां और फोटोज रखना कंपलसरी है। सीक्रेट पुलिस हर घर में चेक करती है। अगर उनके लीडर्स की फोटो ना मिले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप की वजह से हालात बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसे हालात पाकिस्तान में कभी नहीं हुए और उम्मीद करता हूँ कि होंगे भी नहीं। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर और बहुत से मामलात में बेहतरी होनी चाहिए, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। डी चौक के हादसे के बाद बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हुए। ये वाकई एक बुरा हादसा था और गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस सिचुएशन में गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर दोनों की कुछ गलतियाँ थी। सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपोजिशन को प्रोटेस्ट करने की परमिशन दें, क्योंकि प्रोटेस्ट करना सबका हक होता है। और फिर अगर कोई शख्स रूल्स को तोड़ता तो उसको सज़ा दी जाती। जब गवर्नमेंट ने एहतजाज होने से पहले ही सारे रास्ते बंद कर दिए तो लोगों का एतमाद गवर्नमेंट से उठेगा और लोग इस सिचुएशन को दूसरी डिक्टेटर कंट्री से कंपेयर करेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओपोजिशन की भी कुछ गलतियां थी। इस प्रोटेस्ट में अच्छी लीडरशिप नहीं थी। इवन सब लोग कंफ्यूज थे कि इस बार उनका लीडर कौन है, क्योंकि कोई एक शख्स तो था नहीं। अब ज़्यादा लीडर्स होने का नुकसान ये होता है कि सबकी अपनी अपनी सोच और फैसले होते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इतने बड़े क्राउड को लीड करने के लिए एक लीडर होना चाहिए और बाकी एडवाइजर्स होने चाहिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई का चेयरमैन गोहर खान है, जो कि काफ़ी समझदार इंसान है। इस प्रोटेस्ट को गोहर खान को ही लीड करना चाहिए था और जो भी फैसला होता वो सिर्फ गोहर खान लेते। बाकी लोग मशवरा तो दे सकते पर फैसले का हक सिर्फ गोहर खान के पास होना चाहिए था। इस प्रोटेस्ट की सबसे बुरी बात यही थी कि बहुत से लोग फैसला ले रहे थे, जिससे ग्रुप्स बन गए और मामलात खराब होते गए। गंडापुर साहब को चाहिए था कि इस प्रोटेस्ट को कभी भी लीड ना करते, क्योंकि वो एक सूबे के सीएम हैं। उनको चाहिए था कि वो सूबे के मामलात को संभालें, और अगर उन्होंने ये गलत कदम ले ही लिया था तो फिर अपने प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े होते। क्या सिर्फ गंडापुर साहब की जान ही इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से 70% पीटीआई सपोर्टर्स अब गंडापुर से इख्तिलाफ रखते हैं। कुछ सपोर्टर्स ऐसे कहते हैं कि अगर गंडापुर साहब को कोई नुकसान हो जाता तो केपी में गवर्नर सिस्टम आ जाना था, जिससे पीटीआई वीक हो सकती थी। अगर गंडापुर साहब की जान इतनी इंपॉर्टेंट थी तो वो क्यों लीड कर रहे थे? और बुशरा बीबी साहिबा को तो इन मामलात से दूर ही रहना चाहिए था, क्योंकि इन मामलात में सबसे ज्यादा बुशरा बीबी को नुकसान हुआ, क्योंकि इस सिचुएशन के बाद बुशरा बीबी ने अपनी फैन फॉलोइंग खो दी है। जहाँ पर पहले पीटीआई सपोर्टर्स उनका एहतराम कर रहे थे, अब एहतराम नहीं कर रहे। अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो इस सारे मामलात की जिम्मेदार बुशरा बीबी हैं, क्योंकि उन्होंने गलत फैसले लिए। जहां पर हुकूमत ने परमिशन दी थी वहां ही एहतजाज करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान का भी यही फैसला था। पीटीआई सपोर्टर्स और बाकी लोग मेरी वीडियो को पॉजिटिव तरीके से जज करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपनी राय रखता हूँ। पाकिस्तान बहुत से मामलात में पीछे है और कुछ मामलात में कुछ लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी भी होती है, मगर हम सबको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। Remember one thing, you only lose when you give up.